आप म्यूट कर लीजिए। तो सभी को नमस्कार। जैसा कि हम पांचवें भाव के ऊपर समझ रहे हैं, पांचवा भाव जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि पांचवें भाव से कई प्रकार के जो हैं विषय देखे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं पांचवें भाव की, तो जिसके विषय में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है कि कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव जो है वो सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य। तो जैसा कि सूर्य जो कि अग्नि कारक है, इसी प्रकार से पंचम भाव जो है वो एक तरह से आत्म ज्योति, अदृश्य रूप में आत्मा का स्थान भी होता है, और एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण, क्योंकि पंचम भाव जो है वो गर्भ स्थान है। तो इसलिए पंचम भाव को संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव जो है ज्ञान का भी भाव है। इसके अलावा पंचम भाव जो है कला, संगीत, सिनेमा, इनसे जुड़ा हुआ भी है, नाटक मंचन का भी है, ज्ञान से जुड़ा हुआ भी है, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ भी है। इसके अलावा पंचम भाव जो है वो नौकरी का व्यय भाव, यानी कि छठे भाव का व्यय भाव होने से पंचम भाव जो है वो कई बार बेरोजगारी को भी दर्शाता है, किसी प्रकार की आय ना होना उसको भी दर्शाता है। और पंचम भाव जैसे कि कमीशन या शेयर के रूप में भी इन बातों को दर्शाता है। पंचम भाव के विषय में यहाँ पर जैसे और जानकारियाँ दी हैं, पहले भाव से जुड़े, दूसरे भाव से जुड़े, या तीसरे, चौथे, सभी भावों से जुड़कर जिस प्रकार के जो हैं फल मिल सकते हैं, उनके विषय में बताया गया है। अब पंचम भाव, जैसा कि आपको ये बताया गया था कि संतान का मुख्य भाव होता है, तो पहली संतान के लिए और गर्भ के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। सबसे पहले तो यदि कोई ये पूछता है कि क्या प्रेग्नेंट हूँ, या ऐसा प्रश्न आता है प्रेगनेंसी के संबंध में, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 5-11 का कार्येश हो या 2 का कार्येश हो, तो प्रेगनेंसी जो है समझी जा सकती है। और यदि वो 1-4, 8-12, 1-4, 8, 10, 12 इन भावों का कार्येश हो, तो ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके अलावा पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 11 भावों का कार्येश हो, तो दूसरा भाव क्योंकि संतान होने के बाद परिवार में वृद्धि, पंचम भाव जो है संतान का, 11वां भाव जो है इच्छा का, तो संतान के संबंध में प्रॉमिस का पता चलता है। तो पहली संतान के लिए पंचम भाव को, दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव को, तीसरी संतान के लिए नवम भाव को देखा जाता है। इसके अलावा कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके संतान नहीं हो रही होती, या किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत आ रही होती है, या फिर मिस कैरेज होता है। तो मिस कैरेज के संबंध में यदि हम देखें तो मंगल और केतु का संबंध अक्सर देखा गया है। इसके अलावा जो बांझ राशियां होती हैं, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, जिनको बैरन साइन भी कहते हैं, यदि उनका संबंध बन रहा हो, और साथ ही 2, 5, 11 के जो व्यय भाव है उनका संबंध बन रहा हो, तो ऐसे में संतान होने में दिक्कत होना या फिर संतान ना होना ऐसा समझा जाता है। इसके अलावा गर्भ काल के दौरान जैसे हम कहते हैं कि पृथक स्वभाव के जो ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, सूर्य, तो ऐसे में यदि साथ ही जैसे यहाँ पे बताया गया है 1, 4, 6, 8, 10, 12 इन भावों का संबंध बन रहा हो, तो गर्भपात का योग होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे गायनी से हमेशा जो है दिखाने की ज़रूरत है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मंगल केतु का संबंध जैसा कि आपको बताया मिस कैरेज दे सकता है। इसके अलावा जैसे उत्तर भारत में अक्सर कहते हैं कि बच्चे का जन्म जो है गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे में पूजा का विधान होता है। तो गंडमूल नक्षत्र जो हैं सीधे तौर पर यदि हम देखें बुध या केतु, यदि बच्चे का जन्म उस समय हुआ हो
जब चंद्रमा बुध या केतु के नक्षत्र में हो तो सीधे तौर पर उसको समझ लेते हैं कि गंडमूल में उसका के नक्षत्र में उसका जो है जन्म हुआ है। तो ऐसे में जैसे उत्तर भारत में 27 दिनों के बाद जो है पूजा का विधान है, तो अन्य क्षेत्रों में भी किस प्रकार से है वो अलग अलग तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर पंचम भाव के विषय में जो है संतान के संबंध में कई प्रकार के नियम हैं, तो इन नियमों के द्वारा ही हम संतान के संबंध में देखेंगे। ये एक जन्म विवरण है 8 फरवरी 1986। दोपहर के 3:15। तो फरीदाबाद हरियाणा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो जन्म विवरण है, तो इनके विषय में बता दूं कि इनको जैसे एक बार ये गर्भवती होने पर इनका गर्भपात हो गया था, तो ऐसी क्या स्थिति रही, ये जन्म कुंडली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, जो कि एक द्विस्वभावी ग्रह है। तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी द्विस्वभावी ग्रह है, जो कि 8वें भाव में स्थित है, 1-4 का स्वामी है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जो कि 5वें भाव में स्थित है, 6-11 का स्वामी है, और बुध के उपनक्षत्र में जो कि 8-1-4 भावों को दर्शा रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि 6-8-12, जैसे 6-8-12 भाव जो ग्रह देता है एक तरह से वो लगन को दिक्कत भी देता है। तो यहां पर 6-8-12 में से 6 और 8 का कार्येश है, और साथ ही यहां पर यदि आप देखें चौथे भाव का भी कार्येश है, उपनक्षत्र पर भी चौथा भाव है, पहला भाव है। और क्योंकि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है मंगल के नक्षत्र में, और चौथे भाव का संबंध, तो यहाँ पर यदि हम इसको इस तरह से समझें कि चौथा भाव जो है संतान का व्यय भाव, और मंगल और केतु जैसे आपको मैंने बताया कि मिस कैरेज होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे मंगल जुड़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध मंगल के नक्षत्र में है, और हालांकि मंगल वृश्चिक राशि में शनि के साथ है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में जो गर्भपात है एक तरह से 1 और 4 भाव जो कि व्यय भाव है, विरोधी भाव है, इसकी वजह से समझ में आता है। यहाँ पर बुध जो है हालांकि अनटेनेंटेड भी है, अनटेनेंटेड होकर 5वें, 6ठे, 11वें और 12वें भाव को दर्शाता है, लेकिन इनका एक गर्भपात जो है हुआ, और इस वजह से इनको दिक्कत हुई। तो अब इनका जब दोबारा प्रश्न जब आया तो ये इन्होंने संतान के विषय में ही पूछा गया था कि संतान कब होगी, और इन्होंने ये जिस तरह से बताया कि एक गर्भपात हो चुका है। तो अब इनका 25 अप्रैल 2009 को जैसे प्रश्न पूछा गया, तो हमेशा ध्यान में रखें
कि जब हमारे पास जन्म कुंडली आती है तो 25 अप्रैल 2009 को प्रश्न पूछा गया, तो उस समय से ही ये जो है दशा देखी जाएगी। अब यहां पर पंचम भाव से तो हम ये एक संतान के संबंध में देख चुके हैं कि वो गर्भपात हो चुका था, तो इसलिए और ये स्थिति स्वयं जैसे महिला ने बताई, तो आगे अब दूसरी संतान के लिए ही देखा जाएगा। अब यहां पे हम सप्तम भाव को देखेंगे कि सप्तम भाव क्या दर्शाता है। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें मालूम है कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, 11वां भाव जो है ये पॉजिटिव भाव है संतान के। तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु यदि हम देखें केतु के नक्षत्र में, शनि के उपनक्षत्र में है। हालांकि यहाँ पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के संबंध में है, क्योंकि एक तो नक्षत्र स्वामी केतु आ रहा है और वो भी चौथे भाव को दर्शा रहा है, और यदि हम देखें तो साथ ही वो पांचवें भाव को भी दर्शा रहा है, 8, 12 को भी दर्शा रहा है। तो ये भी स्थिति है, और राहु उपनक्षत्र पर पांचवें भाव को दर्शा रहा है और साथ ही 8, 9 भावों को दर्शा रहा है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो राहु टेनेंटेड है, राहु केतु शनि, और शनि आगे अपने ही नक्षत्र में 5, 8, 9 भावों की पुनरावृत्ति कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जिस प्रकार से जब प्रश्न आया तो उस समय की दशा भी देखी जाएगी और जो प्रॉमिस है वो भी। तो प्रॉमिस के तौर पर यदि हम देखें, सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी दूसरी संतान 7वें भाव को भी दर्शा रहा है। तो 7वें का यहाँ पे यदि हम देखें, जो व्यय भाव है, छठा भाव नक्षत्र या उपनक्षत्र लेवल पर नहीं है, और साथ ही यहाँ पे 5वां भाव भी है जो कि गर्भ को दर्शाता है, और उपनक्षत्र पर भी 5वां भाव है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है राहु दूसरी संतान के संबंध में 7, 11 भावों का कार्येश है और उपनक्षत्र पर 5वें भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर संतान हो सकती है, लेकिन बहुत ही यहाँ पर प्रिकॉशंस की आवश्यकता है, क्योंकि साथ में कुछ दिक्कत देने वाले भाव भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 25 अप्रैल 2009 को ये प्रश्न जो है पूछा गया था, और उस समय यदि हम देखते हैं महादशा अंतरदशा। अब एक और बात कि अब ये संतान किन भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में होगी। तो यहाँ पे देखिए 2, 5, 11 तो है ही, क्योंकि दूसरा भाव परिवार, पंचम भाव गर्भ का है, संतान का भी है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है, और साथ ही यहाँ पे सप्तम भाव को भी लेंगे, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो दूसरी संतान का है। तो 2, 5, 7, 11 दूसरे भाव के कार्येश देखें, अकेला चंद्र है, और चंद्र जो है अपने ही नक्षत्र में है, शनि के उपनक्षत्र में है। 5वें भाव के कार्येश बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य। तो मंगल, शनि, शुक्र, इस प्रकार से काफी ग्रह हैं। सप्तम भाव का इकलौता कार्येश गुरु है, और गुरु को यदि हम देखते हैं मंगल के नक्षत्र में है, शुक्र के उपनक्षत्र में है, और 11वें भाव के कार्येश हैं बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल। तो जिस समय 25 अप्रैल 2009 को ये प्रश्न पूछा गया, उस समय राहु शुक्र जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 जून तक, उसके बाद राहु शुक्र सूर्य का जो पीरियड है वो यहाँ पर चलेगा। अब राहु शुक्र को यदि हम देखते हैं तो राहु को हमने देखा कि सप्तम भाव और साथ में 5वां भाव, उपनक्षत्र पर भी 5वां भाव। शुक्र पर हम देखते हैं तो शुक्र जो है 5, 11 का कार्येश है, लेकिन साथ ही छठे भाव का, और उपनक्षत्र पर जो है 1, 4, 8 भावों को दर्शा रहा है। शुक्र अनटेनेंटेड भी है, और अनटेनेंटेड होकर चौथे भाव का, दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी है। तो यहाँ पे राहु शुक्र का पीरियड बढ़िया नहीं है। तो 6 जून 2009 तक तो किसी भी प्रकार से इस स्थिति को हम नहीं कह सकते कि दूसरी संतान के संबंध में। अब उसके बाद राहु शुक्र सूर्य, तो राहु शुक्र सूर्य
यदि हम इसको देखते हैं तो सूर्य जो है यदि हम देखते हैं तो मंगल के नक्षत्र में 5, 6, 11 और राहु के उप नक्षत्र में 5, 6, 10, 11। अब यहां पर देखा जाए तो राहु शुक्र सूर्य तक गर्भ धारण की स्थिति तो दिख रही है, लेकिन साथ ही यहाँ पे दिक्कत भी है क्योंकि यहाँ पे छठा भाव भी एक्टिव है। लेकिन ये भी है कि अगर गर्भ धारण होता है तो फिर लगभग 9 महीनों का जो अंतराल है, फिर उसके बाद जो दशा है उसको समझा जा सकता है। हालांकि इन्हें ये बोला गया था कि प्रिकॉशंस के साथ और गायनी की सहायता से, मतलब उनकी देखरेख में ही जो है पूरी प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि राहु जो है वो 7वें भाव को दर्शा रहा है, 5वें भाव को दर्शा रहा है। अंतर्दशा स्वामी शुक्र जो है वो 5वें भाव को दर्शा रहा है, और सूर्य जो है प्रत्यंतर दशा स्वामी वो भी 5, 11 भावों को दर्शा रहा है। तो 22 जून 2009 को इन्होंने गर्भ धारण की सूचना दी थी। तो यहां पर गर्भ धारण के संबंध में तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जो छठा भाव है सिर्फ इसकी वजह से ही इनको आगे पूरी तरह से प्रिकॉशन रखने को बोला गया कि यहाँ पर 7वें का व्यय भाव है, तो उसके अलावा कुछ इनको जैसे उपाय बताए गए, क्योंकि मंगल और केतु का जब भी संबंध बनता है तो मिस कैरेज होने के योग होते हैं। आप देख सकते हैं शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में क्या है कि गर्भ धारण के बाद यदि हनुमान जी के मंदिर में जो भी विद्वान है, वहाँ पे जो कर्मकांडी पंडित है, उनसे पूजा करवाकर, और ऐसा जो है एक हम उसको कहते हैं एक अर्जी या मान्यता मांगकर कि जो भी है मिस कैरेज ना हो, और वो लाल धागा जो है बाजू पर बंधवाया जाता है। हालांकि ये राजस्थान या कई ऐसी जगह पर इस तरह का प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है, मिस कैरेज होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो जिनकी ऐसी स्थिति होती है तो ये उपाय बहुत बार देखा गया है कि कारगर सिद्ध हुआ है। तो हमेशा मंगल या केतु नक्षत्र स्वामी हो, मिस कैरेज की संभावना दिख रही हो, तो गर्भ धारण के पश्चात हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जो है पंडित जी से या जो भी कर्मकांडी पंडित हैं उनके द्वारा लाल धागा जो है बाजू पे बंधवाया जाए, जिससे कि मिस कैरेज ना हो। और उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर है, गायनी है, उनकी पूरे जो इलाज है उसके द्वारा ही आगे पूरी प्रिकॉशन रखी जाए। तो हालांकि इनका गर्भ धारण की सूचना तो मिल गई थी, और 22 जून को गर्भ धारण की सूचना इन्होंने दी थी। तो 22 जून का यदि हम गोचर भी देखते हैं 2009 का, अब यहां पर जैसा आप देख सकते हैं कि 22 जून को राहु शुक्र सूर्य राहु का पीरियड, और राहु जो धीमी गति का ग्रह है वो शुक्र के उपनक्षत्र से गोचरीय था। और आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो 5 और 11 भावों का, जो कि गर्भ धारण को दर्शाता है, उसका कार्येश है। अंतर्दशा स्वामी शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र में, तो वही स्थिति। और प्रत्यंतर दशा स्वामी सूर्य जो है
राहु के नक्षत्र में। और राहु जो है यदि देखें तो पहले 2 स्टेप पे हमें 5वां भाव और 7वां भाव जो कि दूसरी संतान के लिए गर्भधारण इसको दर्शाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर गर्भधारण के संबंध में सूचना जो है मिली थी। इस उदाहरण को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न यहाँ पर? हालांकि जैसे कई बार ये होता है कि हमें किसी के द्वारा थर्ड वे पर जाकर हमें किसी का चार्ट मिलता है, तो कई बार आगे की जानकारी या फीडबैक नहीं आ पाता कि आगे डिलीवरी वगैरह या किस प्रकार से ऐसी स्थिति रही जिसके बारे में आगे पता चल सके। तो ये भी हो सकता है कि कोई दिक्कत ना आई हो और उसके लिए दोबारा से फीडबैक ना आया हो। तो सिर्फ ये गर्भधारण जो है दूसरे गर्भधारण के बाद फिर आगे कोई सूचना इनके संबंध में नहीं मिली थी। तो हालांकि इस उदाहरण में पहली जो मिसकैरेज है उसके संबंध में और दूसरा दोबारा से गर्भधारण के संबंध में इसको हम देख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न यहाँ पर? सर जैसे मान लो अब जैसे सेकंड आपने देखा, ये तो 7th से देखा, अब थर्ड चाइल्ड देखा जाए और उसमें यदि 8th हाउस आ रहा है तो वो उसको क्या परेशानी होगी, नेगेट कर रहा है जैसे? अक्सर ऐसा होता है कि जैसे 9th, अगर हम जैसे तीसरी संतान के लिए 9वें भाव को देखते हैं तो अगर 8वां भाव आ रहा है तो ये तो है कि व्यय भाव उसका है। पर यहाँ पर यही होता है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि कई महिलाएं एक तो बहुत वैसे ही वीक होती हैं, उनमें ब्लड की कमी भी होती है, ऊपर से अगर ऐसे जैसे पहले मिसकैरेज हो चुका हो तो ऑलरेडी इसका मतलब कोई ना कोई कमियां रही जिस वजह से। तो तीसरी संतान 9वां भाव और यदि साथ में हमें विरोधी भाव दिखते हैं तब ऐसी स्थिति में हमें पूरी तरह से उनको प्रिकॉशन या किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा ही जो है पूरा एहतियात जो है एक तरह से उसको, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बड़े शहरों में तो चलो अच्छे गायनी से बराबर जो है दिखाते रहते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे अक्सर वो अपने जो जैसे घर में ही जो सास हैं या जो दादी सास हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से चलते हैं और कई बार छोटे मोटे क्लिनिक या उनके हिसाब से चलते हैं, किसी अच्छे गायनी को नहीं दिखाते। वैसे तो ये होता है कि अक्सर महिलाएं जो हैं जैसे बहुत उनका बढ़िया से पूरा समय निकलता है यदि वे स्वस्थ हों, अच्छा खाते पीते हों और अच्छी तरह से उनकी केयर होती हो, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी स्थिति होती हैं जहाँ पे महिलाओं की अच्छी स्थिति नहीं होती और ऊपर से उनको अच्छी तरह से दिखाया भी नहीं जाता, तो अक्सर फिर उनके साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा वो ज़्यादातर क्या है इधर उधर के उपाय वगैरह करते रहते हैं या नीम हकीम के पास जाते रहते हैं, कभी ऐसी आयुर्वेदिक दवाएं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं उनकी वजह से भी उनका नुकसान हो जाता है अक्सर। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान रखने वाला विषय है यहाँ पर। सर क्या ये एक था कोई ऐसे जानने वाला केतु की दशा? आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं अब आ रही है, एक्चुअली बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस थी। तो सर मैं बता रही हूँ एक ये लेडी है कोई नॉन, और इसका जो है ना फर्स्ट बेबी मतलब कि 4-5 साल का होके गुजर गया लड़का, और सेकंड अभी उसके पास एक बेटी है, और थर्ड वो तो मैंने थर्ड से इसलिए देखा क्योंकि मुझे पता था कि भी इसका फर्स्ट बेबी गुजर गया। तो मैंने इसको शनि केतु की बताई थी, पर मैं वही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि उसमें 4 भी आ रहा है 5 के साथ और 8 भी आ रहा है 9 के साथ। तो आप चाहें देख सकते। नहीं उनकी वो प्रेग्नेंट हैं? नहीं अभी नहीं है सर, तो इसलिए तो पूछ रही हूँ प्रेग्नेंट। क्या डिटेल है उनकी डिटेल है 22 में
हाँ जी, बताइए डेट। 22 मई हाँ जी। 1986। टाइम। 1986। हाँ जी, वही किया है। टाइम। टाइम है 3:35 PM। बावल, हरियाणा। BAWAL, बावल। एक सर ये भी बताना कि ये नहीं, फर्स्ट बावल बेबी कहाँ जो पे है? हरियाणा में ही पड़ता है, शायद भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है ये बावल। आ रहा है भिवानी डिस्ट्रिक्ट या बावल हरियाणा का। सबसे पहले तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। हाँ जी। मेरे में राहु तो नहीं आ रहा था सर, बुध आ रहा था। मैंने तो देखा ये मेष लगन आ रहा है सर। अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रश्न आया था। तेईस जुलाई 2022 को यह प्रश्न लिया गया। 10:18 सुबह। एक मिनट। सर मॉर्निंग का है ये, AM है। ठीक है, अभी उसको मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, और रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बावल सर। जी। तो अभी जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ये एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें इन्होंने बताया 45 एज की लेडी थी और इनको पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो और ये प्रेग्नेंट भी नहीं होना चाहती थी। तो इन्होंने ये पूछा था कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो क्या ये प्रेग्नेंट है। 23 जुलाई 2022 को 10:18 पर। और तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। और यदि हम देखते हैं गुरु जो है शनि के नक्षत्र में है, राहु के उपनक्षत्र में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि जो है वक्री है। तो एक तो गुरु के पंचम भाव का उपनक्षत्र, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे प्रेगनेंसी के संबंध में पूछा गया था, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु जो है वक्री ग्रह के नक्षत्र में, तो एक तरह से यहाँ पे जो है कि यही पहली नज़र में कि प्रेग्नेंट नहीं होंगी। और उसके साथ ही पंचम भाव का उपनक्षत्र गुरु 7वें भाव में स्थित है, 4 और 7 का स्वामी है। तो चौथा भाव भी यहाँ पे एक तरह से उसको डिनाई करता है। और शनि के नक्षत्र में है, शनि वक्री है, तो इसको एक तरह से हम नहीं यहाँ पे कंसीडर करते। तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये पूछा था कि 45 एज है और वो ऐसा कुछ नहीं चाहती, और उनको जिस प्रकार से पीरियड्स नहीं आए थे, तो ऐसे में वो ये जानना चाहती थी कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं। और यहाँ पर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु वक्री ग्रह शनि के नक्षत्र में होने से सीधे उनको बोला गया कि नहीं, प्रेगनेंसी नहीं है।
हालांकि उसके बाद भी उनको डाउट था, तो उन्होंने फिर होरारी प्रश्न के द्वारा पूछा, लेकिन वो डिटेल सेव नहीं रह पाई, उसके द्वारा भी नेगेटिव आंसर आया, लेकिन फिर भी उनका डाउट बरकरार रहा। तो फिर उनको यही बोला गया कि आप ऐसा कीजिए, एक टेस्ट किट लेकर अपना जो है ये डाउट क्लियर कर लीजिए। तो उन्होंने कल कल जैसा कि पता चला कि उन्होंने वो भी टेस्ट किया और उसमें ऐसा जो है नेगेटिव आया। तो इसका मतलब कि जो टाइम चार्ट के आधार पर और जो होरारी के आधार पर, हालांकि ये जो उदाहरण है मेरी एक स्टूडेंट ही है उनके माध्यम से, और वो थोड़ी दुविधा में थी क्योंकि गुरु जो है शनि के नक्षत्र में पांचवें भाव को दर्शा रहा था। तो ये पांचवा भाव देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा कि वो वक्री ग्रह है अभी और इस वजह से नेगेटिव लग रहा है। तो ऐसा ही फिर बाद में जो है रिजल्ट निकल कर आया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। सर मान लो ये बकरी ना होता तो ऐसी स्थिति में क्या पहचान होती है कि इसकी प्रेग्नेंट है या नहीं है? 5 तो आ रहा पाँच है। पाँच ग्यारह यदि आ रहे हो, 2 5 11 में जैसे से, इसमें तो आ रहा है सर 5 11 में। हाँ फिर हो सकते थे, फिर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे वक्री ग्रह के कारण ही उत्तर दिया गया। और अक्सर क्या होता है कि इनका यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है, हालांकि ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, और यहाँ पे 11 और 12 भाव जो हैं, और सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से परेशान थी कि इनको कहीं किसी प्रकार से प्रेगनेंसी ना हो। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, बुध के उपनक्षत्र में, और बुध जो है आगे शनि के नक्षत्र में, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर यदि हम देखते हैं, हालांकि क्योंकि इनका सीधा प्रश्न था यहाँ पे, होरारी नंबर के बिना ये लिया गया था। 1 से 12 भावों में चंद्रमा किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है नक्षत्र भी नहीं। और नक्षत्र भी नहीं है। तो जस्ट ये यहाँ पे 9 और 11, तो हो सकता है कि इनके पहले संतान हो, जैसे तो ये हो सकता है कि तीसरी संतान के संबंध में, कि तीसरी बार, जैसे कि पहले 2 यदि संतान है, लेकिन एज 45, तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने यही एक तरह से आया था कि ये होना नहीं चाहती लेकिन इनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या ऐसी संभावना है, तो सिर्फ उसी को धार मानकर देखा गया था। अभी फिलहाल जो आपने एक चार्ट अभी दिया था, हाँ जी, वो सुबह मॉर्निंग है सर। बावल रिवाड़ी ठीक डिस्ट्रिक्ट है, रिवाड़ी। इसके पहले कैसे मतलब हुआ वो पता चल जाएगा? फिफ्थ से ही पहला बच्चा 4 5 साल का होता हम है। कोशिश करते हैं देखने की। ये जो जातिका है 22 मई 1986, 3:35 सुबह, बावल का जन्म। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, जो कि एक द्विस्वभावी ग्रह है, और आपने बताया कि इनको पहली संतान का नुकसान हुआ। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध क्या दर्शा रहा है। 4 तो देखिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध जो है दूसरे भाव का भी कार्येश है, छठे का। सूर्य के नक्षत्र में और बुध के उपनक्षत्र में चौथे भाव को भी दर्शा रहा है। चौथा भाव यानी कि संतान के सुख में कमी। हाँ, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध, सूर्य के नक्षत्र में, बुध के उपनक्षत्र में। एक चीज ये बताइए, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि पहली संतान कौन सी डेट्स में, मेल नहीं कौन सी ईयर में या कौन सी डेट में उसका जो है लॉस हुआ? लगभग 4 साल हो गए हैं बस। नहीं, अभी से 4 साल? हाँ जी,
22 लगाओ, 19 में या 18 में, ऐसे में वैसे जानकारी मेरे ख्याल से पूरी तरह से ली जाए वही ज़्यादा बेहतर है। जब हुई थी तब तो बताया था तुमने, शायद 18 की बात है ये। हमारे 2000। पास एक स्कूल है, वहीं पे आती थी वो पढ़ाने अच्छा, के लिए। यानी कि शनि की महादशा में ही लॉस हुआ एक तरह से। हाँ जी, शनि को। और 2018 में शनि शनि में ही एक तरह से ऐसा ही समझा जाएगा फिर, हाँ जी। लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं है ना। जी शनि 18। शनि जो है 8-12 का तो है कि वो परेशानी दे रहा है, लेकिन चौथे भाव का यहाँ पे इस तरह से तो नहीं। शनि और यूरेनस की युति है, लेकिन काफ़ी अंतर है। 13 डिग्री 17। चौथे भाव का इकलौता कारेश बुध है। बुध लेकिन सूर्य के नक्षत्र में, वही है ना, जब तक हमारे पास पूरी डिटेल ना हो। वो तो सर मैं कल वैसे कंफर्म कर लूंगी एक बार। आप फिर भी ये देखिए कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, जो कि दूसरे भाव का कारेश है यानी परिवार वृद्धि, और चौथे भाव का भी कारेश है जो कि संतान के सुख में कमी को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद सप्तम भाव का उपनक्षत्र लें तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र भी जो है वो दूसरे भाव को दर्शा रहा है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई युति वगैरह के द्वारा। सूर्य से रुकती है। बुध दूसरे भाव के साथ भाव युति भी है, सूर्य के साथ भी कंजंक्शन है। तो दूसरा भाव, चौथा भाव और छठा भाव, इन्हीं भावों को दर्शा रहा है। और अभी आपने जैसे ये पूछा है कि तीसरी संतान के लिए, तो 5, 7, 9 नवम भाव का उपनक्षत्र शनि। शनि 8 और 12 भावों का कारेश है। 8, 11 और 12 ये दिक्कत या रुकावट इसको हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप पहले पूरी डिटेल लीजिए, कोई भी चार्ट जैसे जिस भी विषय में पूछ रहे हैं पूरी डिटेल से ही देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं सर, और क्या डिटेल लेनी है? जैसे पहली संतान का जो नुकसान हुआ वो कब हुआ, दूसरी जो संतान हुई वो कब हुई। दूसरी संतान सर 2 साल पहले हुई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, आप डेट्स वगैरह लेना। ये कौन सा है कि जो डेट भूल जाए कोई। नहीं नहीं, वो तो नहीं भूली होगी, वो फिर मैंने वो तीसरी। सीधे तौर पर यदि तीसरी संतान के विषय में पूछ रहे हैं फिर तो होरारी प्रश्न से हम देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर पहले जैसे 2 संतान, एक संतान का नुकसान हुआ, दूसरी बिटिया है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलनी चाहिए, ताकि इनकी चल रही दशा में उनका पहली संतान का जन्म और उसका जो जब लॉस हुआ वो स्थिति देखी जा सके, फिर दूसरी संतान हुई उसके विषय में देखा जा सके, फिर तभी आगे हम तीसरे के विषय में देखेंगे ना, सीधे तौर पर नहीं। तो इसमें सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते सर, फिर ये जैसे शनि दिखा रहा है ये नहीं कुछ भी नहीं? ऐसा है ना कि पहले हमें एक तरह से जैसे पहली संतान है, एक हम मैचिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये आपने जन्म कुंडली दी है आपने, लेकिन पहले 2 संतान है, पहली संतान का नुकसान हुआ है, अगर वो डेट्स होती तो हम स्टेप बाय स्टेप पहली संतान होने के संबंध में, फिर उसके लॉस के सर संबंध मैं में। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी ना तो ये आप रख लो, मैं डेट्स ले लेती हूँ। बड़ी परेशान है सर इनका जो। अभी जो उदाहरण मैं ले रहा हूँ ये एक तरह से लाइव चार्ट ही लिया गया था, और 29 जनवरी 2019 को प्रश्न पूछा गया था। चौबीस मई 1983 का जन्म। अब ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमें जो है, अगर सही तरीके से पूरी स्थिति, और ये हालांकि ये भी प्रश्न जो है ये क्लास में ही लिया गया था,
ऐसे 2-3 उदाहरण थे संतान के जो लाइव लिए गए थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी क्लास में ही एक थी मेंबर, उन्होंने अपनी बिटिया का दिया था, ये डिटेल्स दी थी। 24 मई 1983, 6:11 सुबह, मुंबई। शादी को 7 साल हो गए थे, शादी को 7 साल हो गए थे, यानी कि 29 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे 29 जनवरी 2019, अब ध्यान दीजिएगा कि शादी को 7 साल हो गए लेकिन कोई संतान नहीं हुई, तो क्या संतान के योग हैं? तो ये जब प्रश्न आया था, शादी के 7 साल हो गए थे और 7 साल होने के उपरांत भी संतान नहीं हुई थी। हमारा नियम क्या कहता है? संतान के जन्म के लिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरा भाव परिवार में वृद्धि, 5वां भाव संतान, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का कारेश हो और साथ ही फलदायक राशियों में बैठा हो तो संतान होगी। यदि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी विरोधी भाव यानी कि 1, 4, 10 इनका कारेश हो या 1, 4, 6, 8, 10, 12 इनका कारेश हो तो फिर संतान होने में दिक्कत। और यदि बांझ राशियों का संबंध हो, जैसे बांझ राशियां जो हैं हमेशा ध्यान में रखें, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तो भी फिर दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 6, 8, 12 भावों का कारेश हो, साथ ही मंगल और केतु के साथ जुड़ा हो तो फिर गर्भपात भी हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। अब आप साथ के साथ देख सकते हैं कि हमें क्या स्थिति मिल रही है। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु जो है यदि हम देखें 2, 5, 11 में से दूसरे भाव का कारेश है और 6, 12 भी दे रहा है, यानी कि प्रॉब्लम वाली स्थिति। ठीक है, तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु। और राहु की अन्य भी स्थिति हम क्या देख सकते हैं? क्या किसी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बना है? नहीं बना, अनटेनेंटेड है। राहु दूसरा भाव दे रहा है लेकिन अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर राहु आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5वें भाव का, 8वें भाव का, 9वें भाव का, 5, 8, 9 भावों का उपनक्षत्र स्वामी है। और तो 5, 8, 9 भावों का उपनक्षत्र स्वामी है, तो यानी कि राहु जो है दूसरे भाव का और साथ ही अब 5वें भाव का भी हो गया। और साथ ही राहु को यदि हम देखते हैं किस राशि में है? मिथुन राशि में। तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या ये 5 राशियां हुई। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु जो है मिथुन राशि में, जो कि 5 राशि यानी कि बैरन साइन में है। अब ये बैरन साइन में होकर यदि यहाँ पे चौथे भाव को दर्शा रहा होता तो पूरी तरह से हम निगेट मानते। 1, 4, 10 भावों को दर्शा रहा होता निगेट मानते, लेकिन यहाँ पे दूसरा भाव भी दे रहा है और अनटेनेंटेड होकर 5वां भाव भी दे रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ, हालांकि यहाँ पर मैं भी दुविधा में आया था कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है राहु वो बैरन साइन में है, तो इस वजह से संतान होने में दिक्कत। अब 7 साल तो हो ही गए थे कि इनके संतान नहीं हुई, तो क्या आगे संतान के योग बनते हैं? तो ऐसे में मैंने ये देखा कि राहु दूसरे भाव को दर्शा रहा है, 5वें भाव को दर्शा रहा है, तो आशा की किरण तो दिखाई देती है। हाँ, ये जरूर है कि आगे अब दशा देखने की जरूरत थी कि जब ये प्रश्न पूछा गया तब दशा। इसके अलावा एक और स्थिति भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राहु को यदि हम देखते हैं वो शुक्र के साथ है और राहु का नक्षत्र मंगल जो है वो सूर्य के साथ है। राहु का उपनक्षत्र शुक्र राहु के साथ है, तो इनका इस संबंध में भी हम देख लेते हैं। और गुरु की जैसे दृष्टि आ रही है ऊपर, तो ये भी हम देख सकते हैं क्या इनका कोई संबंध बन रहा है। तो शुक्र, राहु, मंगल, सूर्य और गुरु। तो शुक्र राहु को सबसे पहले देखते हैं। शुक्र 22 डिग्री पर है, राहु 2 डिग्री पर है, काफी अंतर है। उसके बाद हमने शुक्र राहु के अलावा सूर्य और मंगल को यदि देखते हैं तो सूर्य जो है 8 डिग्री पर है और मंगल जो है 11 डिग्री पर है। तो
ये हो सकता ये जो है इनकी युति हो रही है। तो अब ये इनकी युति हो रही है तो यानी कि राहु का नक्षत्र स्वामी मंगल की सूर्य के साथ युति, और सूर्य किन भावों को दर्शा रहा है, 5 और 12। तो यानी कि दिक्कतों के साथ संतान, पांचवा भाव यहां पर भी हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि संतान हो सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ, डॉक्टरी सहायता के साथ संतान हो सकती है, क्योंकि 7 साल ऑलरेडी हो चुके थे। तो अब प्रश्न के समय की जो है दशा, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, क्या ये पॉजिटिव है? तो अब यहाँ पे हम पहले तो देखते हैं यहाँ पे कि 2, 5, 11 के कारेश, दूसरे का कारेश बुध, शुक्र बुध, पांचवें का कारेश इकलौता सूर्य, इकलौता सूर्य, सूर्य अपने ही नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में, और 11वें का कारेश गुरु और शनि। तो 2, 5, 11 के कारेश में शनि महादशा स्वामी के रूप में आ रहा है। और शनि को यदि हम देखते हैं, शनि जो है यदि यहाँ पे देखें 11वें भाव का कारेश है, मंगल के नक्षत्र में 1, 7, 12, लेकिन मंगल की किसके साथ युति है? अभी हमने देखा था सूर्य के साथ। सूर्य के साथ तो महा 5, 12 बिल्कुल 5वां भाव आ गया, 12वां भाव आ गया, मतलब 5वां भाव आशा की किरण है कि वो संतान के भाव को दिखा रहा है, लेकिन साथ में 12वां भाव भी, और अब 5 और 11 भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, उपनक्षत्र पर भी 5। तो महादशा स्वामी शनि संतान दे सकता है, अंतरदशा स्वामी शनि, क्योंकि यदि हम देखें जो प्रश्न जब पूछा गया था 29 जनवरी 2019 को, तो उस समय शनि की अंतर्दशा कितनी अवधि की रह गई थी? 29 जनवरी 2019 को। तो शनि की अंतर्दशा तो 21 दिसंबर 2020 तक, तो यानी कि काफ़ी लंबा पीरियड है। तो इसलिए शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा दोनों ही उपयोगी हैं। तो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा, और दोनों ही जैसे मैंने देखा पॉजिटिव था, तो उनको मैंने यही बोला कि जो संतान अभी तक नहीं हुई उसकी दिक्कत भी दिखाई दे रही है। आप किसी अच्छे डॉक्टर की सहायता लें, अच्छे गायनी की सहायता लें, और संतान होने के भाव भी दर्शा रहे हैं तो उनको अवश्य जो है इसके लिए प्रयास करने चाहिए, उनको जो है ट्राई करना, दंपत्ति को जो है ट्राई करना चाहिए। तो संतान होने के पूरे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब 29 जनवरी 2019 को यह प्रश्न दिया गया था। इसके बाद इन्होंने मेडिकल पूरी तरह से ट्रीटमेंट लिया। 6 अगस्त 2019 को फीडबैक आया कि ये जल्द ही मां बनने वाली हैं। तो 6 अगस्त 2019 को शनि शनि सूर्य का पीरियड, शनि शनि सूर्य का पीरियड था, और शनि शनि तो हमने देखा सूर्य 5 और उपनक्षत्र पर दूसरा भाव। तो 6 अगस्त 2019 को इनका आया था, और 10 जनवरी 2020 को इनके संतान कन्या हुई थी। तो यहाँ पे 10 जनवरी 2020 का पीरियड यदि हम देखते हैं तो शनि महादशा, शनि अंतर्दशा, 10 जनवरी 2020। तो यहाँ पे 3 जनवरी, 13 जनवरी, 10 जनवरी, तो ये आ गया एक तरह से, यानी कि शनि शनि मंगल शनि, शनि शनि मंगल शनि का पीरियड। यहाँ पे मैं 10 जनवरी 2020 को मैं यहाँ पे शो करता हूँ दशा को। जनवरी 2020। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शनि शनि मंगल शनि। तो शनि महादशा, शनि अंतर्दशा, मंगल प्रत्यंतर दशा और शनि सूक्ष्म दशा में इनको संतान जो है कन्या हुई थी। और यहाँ पे एक और चीज़ कि एक नियम जो है, पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु, यानी कि 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जिस
उप नक्षत्र में हो और उसका आगे नक्षत्र स्वामी जिस राशि में हो वो सम राशि है या विषम राशि, उसके आधार पर यहाँ पे पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी राहु, राहु का उप नक्षत्र शुक्र, और शुक्र जो है आगे गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु सम राशि में है कि विषम राशि में, यदि हम देखते हैं तो ये सम राशि है। तो यदि तो ये उनको जो है बेबी गर्ल हुई थी, कन्या जो है संतान कन्या हुई थी 10 जनवरी 2020 को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला नियम है संबंधित भाव के उप नक्षत्र स्वामी के उप नक्षत्र के नक्षत्र को देखें, वो सम राशि में है या विषम राशि में। तो सम राशि फीमेल और विषम राशि जो है वो मेल। और ये जो 4 नियम हैं और इसके अलावा पहली संतान के लिए पंचम, तो पंचम भाव के उपनक्षत्र में देखें वो यदि मेल राशि में है तो संतान लड़का, यदि फीमेल राशि में है तो संतान लड़की। तो ये 4 नियम लगाकर जो ज़्यादा मतलब आए उसके अनुसार। तो पहले तो मैंने जो जैसे आपको बताया कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी राहु, राहु शुक्र के उपनक्षत्र में, और शुक्र का नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु। तो गुरु जो है वृश्चिक राशि में जो कि सम राशि है, तो कन्या संतान। अब दूसरा नियम जो है वो हम देखते हैं, पंचम भाव के उपनक्षत्र में देखें वो मेल राशि में है तो संतान लड़का, और यदि फीमेल में है तो संतान लड़की। तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी हमने देखा राहु, और राहु जो है यदि हम देखें यहाँ पे तो ये यहाँ पे विषम आ रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से लड़का काउंट हुआ। तो एक बार लड़की आया, एक बार लड़का आया। उसके बाद तीसरा नियम किस प्रकार दिया है वो भी हम देखते हैं। तो प्रश्न समय के रूलिंग ग्रहों को देखें और उनके उपनक्षत्र स्वामी को देखें। यदि वे ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हैं जो कि मेल राशि में है तो संतान लड़का, और यदि फीमेल, तो यानी कि जिस समय प्रश्न लिया गया था उस समय के रूलिंग ग्रह लिए जाएं और उनके उप नक्षत्रों को देखें। जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियों में हों उनके आगे आप बॉय लिख सकते हैं, और यदि जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों में उनके आगे गर्ल लिख सकते हैं। तो जो ज़्यादा अधिक आए वहाँ पर उसको आप काउंट करें। फिर उसके बाद पंचम का उप नक्षत्र स्वामी को देखें। तो यहाँ पे क्योंकि ये तो देखिए जन्म कुंडली है जो हमने ली है, तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है। तो गुरु हमने देखा वो वृश्चिक राशि में जो कि कन्या संतान को दर्शाता है। तो यहाँ पे कन्या संतान आया था, और उस समय भी जब चेक किया था तो कन्या संतान ही बताया गया था। तो ये आपको उदाहरण समझ में आया होगा अच्छे से। जी, इसके अलावा एक और इसी मेरे ग्रुप में एक और प्रश्न आया था, क्या वो भी उदाहरण लिया जाए आज ही? अब जो ये उदाहरण था इसमें बड़ी बहन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और छोटी बहन ने पूछा था कि बड़ी बहन जो है प्रेग्नेंट है, क्या उसकी डिलीवरी ठीक होगी, और संतान क्या हो सकती है, लड़का हो सकती है कि लड़की हो सकती है। और ये होरारी नंबर के साथ था प्रश्न। तो एल्डर सिस्टर सोलह जुलाई 2013।
को ये प्रश्न लिया गया था रात के 9:37:18 पर लुधियाना में ही। होरारी नंबर जो था 1 नंबर दिया था उन्होंने। तो यहां पर अब देखिए कि छोटी बहन ने बड़ी बहन जो कि प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी के संबंध में ये प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये होरारी प्रश्न है, चंद्रमा के द्वारा स्थिति को देखते हैं। तो यहां पे देखिए चंद्रमा जो है, और ये भी आपको बता दूं कि ये दूसरी संतान के संबंध में यहां पर पूछा था। तो चंद्रमा जो है 7वें भाव में स्थित है, 5वें का स्वामी है। 7वां भाव जो है दूसरी संतान को दर्शाता है। 5वां भाव जो है वो गर्भ को दर्शाता है, संतान को भी दर्शाता है। राहु के नक्षत्र में है जो कि 7वां भाव, राहु के उप नक्षत्र में है 7वां भाव। और चंद्रमा राहु के नक्षत्र, राहु के उप नक्षत्र में यदि आप देखें तो 2, 5, 7, 11, तो ये तो पूरे भाव मिल गए। और साथ ही 12वां भाव जो कि कुछ ना कुछ उनको जैसे टेंशन थी कि जैसे अक्सर होता है कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, जैसे परिवारजनों को चिंता होती है, तो छोटी बहन को चिंता थी। तो ये पूरे भाव जो हैं स्थिति को दर्शा रहे हैं। और इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 7, 5, 2 जो स्ट्रॉन्ग हाउसेज है उनको दर्शा रहे हैं। तो ये आपको सार्थकता तो क्लियरली आपको अब पता चल गई होगी, मेरे को विस्तार से भी बताने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा ही है कि सभी को अच्छे से पता चल गई क्लियरली? जी जी। तो अब तो ये चंद्रमा के द्वारा स्थिति को पता चला। अब बात आती है कि ये होरारी प्रश्न है, छोटी बहन ने बड़ी बहन की डिलीवरी के संबंध में पूछा है। तो सीधी सी बात है कि बड़ी बहन का जो भाव है उसको हम लगन पर लाएंगे। तो बड़ी बहन का भाव सभी बताएं क्या है? 11th। जी। जब भी भाई बहन प्रश्न 11वां पूछे, भाव सर। बिल्कुल, जब भी भाई बहन अपने सगे भाई बहनों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, यदि छोटे भाई बहन हो तो हम तीसरा भाव लेते हैं, यदि बड़े भाई बहन हो तो 11वां भाव लिया जाता है। ठीक है। तो 11वें भाव को यहाँ पे हम लगन पर रोटेट करेंगे। तो हाउस रोटेशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर 11वां भाव, तो ये लिखा भी हुआ है सिलेक्ट द हाउस विच इज टू बी मेड असेंडेंट आफ्टर चार्ट रोटेशन। तो 11th हाउस, सेट 11th हाउस एज असेंडेंट। तो अब 11वां भाव जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है रोटेटेड चार्ट 11th हाउस एज असेंडेंट। तो अब हमने ये इस प्रकार से 11वें भाव को जो है रोटेट कर लिया है, और 11वां भाव जो है मकर राशि से शुरू है। तो अब 5वें और 7वें भाव दोनों को ही हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। तो 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि और 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है गुरु है। और तो शनि को आप देख सकते हैं दूसरे भाव का कार्येश है, 2, 5, 7 इनका कार्येश है, साथ में 12 का भी कार्येश है। तो 12वां भाव तो चलो हॉस्पिटल को दर्शाता है, डॉक्टर क्लिनिक आदि को दर्शाता है। तो 2, 5, 7 इन भावों का कार्येश है, उपनक्षत्र पर भी जो है दूसरा भाव दे रहा है। ठीक है। तो और इसके साथ ही 5वें भाव का उपनक्षत्र शनि जो है वो अनटेनेंटेड भी है, अनटेनेंटेड होकर पहले, चौथे, 5वें, 11वें इन भावों को भी दर्शा रहे हैं। अब दूसरी संतान का संबंध जो है तो 7वें भाव का उपनक्षत्र गुरु है,
अब गुरु को आप देखते हैं 5वें भाव को, साथ में 12वें भाव को, राहु के नक्षत्र में 2, 5, 7 इन भावों को दर्शा रहा है, साथ में 12वां भाव परेशानी और आगे 5, 11 इनको भी दर्शा रहा है। तो ये 12वां भाव जो है यहाँ पर हॉस्पिटल को दर्शाता है। अब राहु गुरु जो राहु के नक्षत्र में है, तो राहु किस राशि में, ये हम देखें तो राहु शुक्र की राशि में है और शनि और चंद्र के साथ है। तो राहु शनि और चंद्र, राहु शनि और चंद्र, राहु 19 डिग्री, शनि 10 डिग्री और चंद्र 7 डिग्री, काफी अंतर है। तो राहु की किसी के साथ युति नहीं है। तो यहाँ पे सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, 5, 7 का कारेश है उपनक्षत्र पर दूसरा भाव और 12वां भाव, और इसके अलावा गुरु टेनेंटेड भी है, गुरु राहु शनि और शनि आगे फिर राहु के ही नक्षत्र में। तो संतान होने के संबंध में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और राहु के ऊपर यदि देखें तो मंगल की दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु शनि के साथ है। तो यहाँ पर उनको यही बोला गया और 12वें भाव को देखते हुए यही बोला गया कि संतान जो है उसमें होने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि संतान जो है, क्योंकि हॉस्पिटल के भाव दर्शा रहे हैं, तो ऑपरेशन की स्थिति हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑपरेशन में 8th भी नहीं आना चाहिए था सर, 8 12। 12वां भाव है, मैं 8वां भी होना चाहिए। बिल्कुल 8वां भी होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया कि जो गुरु है वो, क्योंकि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है, लेकिन गुरु मंगल और बुध के साथ है, इनको देखना जरूरी है। तो गुरु 10 डिग्री पर है और मंगल 8 डिग्री पर है मिथुन राशि में। तो ठीक है, मंगल और गुरु की युति हो गई, तो मंगल तो कारक होता ही है ऑपरेशन का, चीर फाड़ का, सर्जरी का। तो और साथ ही 12वां भाव भी अस्पताल का। तो यहाँ पर इनको यही बताया गया कि ऑपरेशन हो सकता है। और हालांकि आपको मालूम ही है आजकल तो वैसे ही ऑपरेशन तो एक तरह से ये कल्चर ही बन गया है। हॉस्पिटल वाले ज़्यादा बिल के चक्कर में भी, पैसे के चक्कर में भी जो है डिलीवरी वगैरह जो है वो ऑपरेशन के द्वारा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करते हैं। अब यहाँ पे संतान जो है ऑपरेशन के द्वारा बताई गई। और अब जैसा कि इन्होंने पूछा था कि लड़का होगा लड़की होगी, तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु, और गुरु का उपनक्षत्र है शनि, और शनि जो है आगे राहु के नक्षत्र में। और राहु को यदि हम देखते हैं तो वो तुला राशि में है, और तुला राशि जो है विषम राशि। तो पुरुष, तो लड़का संतान हुई थी इनके, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा अन्य जो रूल हैं, जो मैंने अन्य रूल भी अभी हमने देखे थे, वो भी हम साथ। ये होरारी प्रश्न है या जन्म कुंडली है? होरारी प्रश्न है, होरारी प्रश्न, होरारी नंबर लिया ना, एक होरारी नंबर 1 के साथ। तो अब ये सप्तम भाव, अब यहाँ पे देखें सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को यदि हम देखते हैं तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु। और गुरु को यदि हम देखते हैं तो गुरु आप बताएं कि कौन सी राशि में है? सम के विषम? विषम में। तो विषम में यानी कि लड़का। तो पहले 2 रूल हमें लड़के के मिले, अब तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल कह रहा है, तो रूलिंग ग्रहों को कह रहा है, तो रूलिंग ग्रहों को देखें और उनके उप नक्षत्र स्वामी को देखें, वो सम में है कि विषम में। तो ये भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये होरारी प्रश्न है। तो पहले तो मैं इस चार्ट को सेव करूंगा क्योंकि इसकी दोबारा लेने की जरूरत पड़ेगी। अब रीसेट नेटिव चार्ट करके और इसका होरारी नंबर हटाकर ही मुझे रूलिंग ग्रह पता चलेंगे। तो रूलिंग ग्रह आप देखते हैं,
तो अब ये देखिए कि रूलिंग ग्रह हैं राहु शनि, राहु शुक्र, राहु शनि शुक्र और मंगल, राहु शनि शुक्र मंगल। तो यहाँ पे राहु तो तुला राशि में है, शनि भी तुला राशि में है, और शुक्र जो है वो सम राशि में है, और मंगल भी जो है वो विषम राशि में है। तो राहु शनि और मंगल तीनों, ये चलो एक तो ये स्थिति पता चली कि उपनक्षत्र स्वामी देखने हैं। इनके उपनक्षत्र, राहु का उपनक्षत्र कौन है? मंगल। विषम में। शनि का उपनक्षत्र? शनि भी विषम। ठीक है। और शुक्र का उपनक्षत्र शनि, वो भी विषम में। ठीक है। राहु शनि शुक्र और मंगल, मंगल का उपनक्षत्र राहु भी विषम में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि लड़का हो सकता है। तो पहले 3 रूल पे हमें ये पता चला। तो अभी मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट रूल के लिए हमें चार्ट को खोलना होगा रूलिंग ग्रहों को हटाकर, और क्योंकि हमने हाउस रोटेशन किया था तो यहाँ पे मैं दोबारा हाउस रोटेशन करके, ठीक है। अब चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है, क्योंकि ये दूसरी संतान है तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी को हम देखेंगे कि वो किस ग्रह के नक्षत्र में है और वो किस राशि में है। तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु। राहु अपने ही नक्षत्र में है, ठीक है। तो राहु तुला राशि विषम, तो यहां भी लड़का ही। तो इस प्रकार से उनके जो है लड़का ही संतान, उनकी बहन के जो है लड़का ही हुई थी संतान। तो ये उदाहरण आपको अच्छे से पता चला होगा सभी को, ठीक है जी सर। जी। तो इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप यदि हम देखते हैं, चाहे जन्म कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, तो हम नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सर आपने थोड़ा सा तो इसको देखा है, तो लग रहा है आपको तीसरी संतान होगी कि वो पहले तो वही कंसीव के लिए पूछ रही। एक मिनट, पहले तो जो उदाहरण एक्चुअली जैसे अब आप बीच में आप उस उदाहरण के विषय में पूछ रहे हैं। मैंने सोचा सर आप सम अप कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं करूँगा, बट ये है कि अभी जैसे ये उदाहरण है ना, ताकि इसमें कोई, ये उदाहरण तो क्लियर हो गया ना सभी को, ये उदाहरण और इससे पहले वाला।